डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी, विभागाध्यक्ष हिंदी, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलार सुल्तानपुर। आपके सामने मुखातिब हूँ। आपको विदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आप तक हमें वीडियो के माध्यम से मिलना पड़ रहा है और ये इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम आप खुद फेस टू फेस होंगे, सशरीर सदैव आमने सामने होंगे। हिंदी ही क्यों, ये सवाल है। हिंदी पढ़ना अनिवार्य क्यों है? गुप्त जी की एक पंक्ति आती है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। संस्कार, संस्कृति, रक्त के संबंध, विचारों का बनना, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, मनुष्य का स्वभाव, ये सारा कुछ हर व्यक्ति का आनुवंशिक होता है, हेरिडिटी से होता है। गुप्त जी ने ही लिखा है, आर्य अमृत संतान सत्य का रखते हैं हम पक्ष यहाँ, दोनों लोक बनाने वाले कहलाते हैं दक्ष यहाँ। लक्ष्य बंधनों में भी अपना रहा मुक्ति ही लक्ष्य यहाँ। ये देश हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जिनकी हम संतान हैं, उनकी आत्मा हिंदी है। आपको विदित है कि हर समाज, हर जाति, हर वर्ग की एक विरासत होती है, एक ख्याति होती है, एक दौलत होती है और उसकी एक जुबान होती है, एक भाषा होती है, जिससे वो विचारों का आदान प्रदान करता है। हिंदी उसी कोख की उत्पत्ति है, हमारे संस्कारों के, हमारे विचारों के, कि कोख की पैदावार हिंदी है। हम चाह कर भी, जान कर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते, निर्गंधा युग की शुका नहीं हो सकते। आपको हिंदी को लेकर कुछ बातें। हिनस्ति तपसा पापान स वै हिंदी विधीयते, कहा गया है तपस्या के द्वारा सारे पापों का जो हनन करे वो हिंदी है। निकष पर, कसौटी पर सोने की तरह चमकी हुई, खरी उतरी हुई, रोम रोम में समाई हुई, रक्त से जुड़ी हुई, वंश से जुड़ी हुई, पूर्वजों से जुड़ी हुई, जो हमारी अपनी ख्याति है, जो हमारी जुबान है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारा A to Z है, सब कुछ है, सर्वस्व है, वो हिंदी है। डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हिंदी का अर्थ उन्होंने हिंदी भाषा से नहीं लिया है, लेकिन प्रसंग में मैंने उसको डाल दिया। दरअसल भारत के उत्तर और पश्चिम के सीमांत प्रांत में, जहाँ वर्तमान में हम काबुल कांधार या अफगानिस्तान देख रहे हैं, और उस पार ईरान को पा रहे हैं, तो ईरान से आने वाले व्यापारी मध्य एशिया से चलते हुए हिंदुस्तान में व्यवसाय के लिए आया करते थे। दर्रों से होकर, पहाड़ियों के दर्रों से होकर के भारत आते थे, व्यापार होता था।
तो हमारा काबुल और कांधार का ये इलाका वो भारत को और भारत के साथ साथ भारत के पूर्वी दक्षिणी प्रांत बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, बर्मा वगैरह वगैरह को जो जोड़ता था एक रास्ता, खैबर और बोलन नाम के दो पास थे जो दर्रे थे, उसी से व्यापार हुआ करता था। एक हमारे देश की सांस्कृतिक नदी सिंधु बहती है। सिंधु तट तीरवासी, जैसा कि आपको विदित है कि सारी सभ्यताओं का विकास, सारी सभ्यताओं का सृजन वो नदियों के किनारे हुआ है। सिंधु के किनारे एक संस्कृति, एक सभ्यता का उदय हुआ और सिंधु के किनारे बसे हुए लोग एक सभ्यता मध्य एशिया से की, यूरोप से आई हुई, जर्मनी वगैरह से आई हुई आर्यों की एक जो, या पश्चिम एशिया से आई हुई एक जातियों की जो एक समूह संस्कृति विकसित हुई सिंधु नदी के किनारे, जिसको हमने इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना। अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा है। सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र की जो विकसित सभ्यता और धीरे धीरे वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, एक जो प्रकारांतर से अपने चरम पर थी, उसी की हम उपज हैं। भाषा शास्त्रियों के हिसाब से, तत्वचिंतकों के हिसाब से, इतिहासकारों के हिसाब से और साहित्यकारों के हिसाब से। ईरान से आए हुए लोग, फारस से आए हुए लोग, पर्शिया से आए हुए लोग स को ह बोलते थे। स का उच्चारण ईरानी में या पश्चिम एशिया में, पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से फारस और पर्शिया के इलाके में, ईरान के इलाके में स का उच्चारण ह से किया जाता था। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को सिंधु की जगह हिंदू कहा। हिंदू से एक विशेष प्रजाति, एक विशेष जाति, एक विकसित परंपरा, एक विकसित सांस्कृतिक चेतना आगे चलकर हिंदू कहलाई और उनके बीच की बोली जाने वाली भाषा, विचारों के आदान प्रदान से उपजी हुई एक लैंग्वेज, एक भाषा, वो हिंदी कहलाई। सिंध से सिंध, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू और हिंदू से हिंदी। हम उस भाषा की बात करते हैं जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी हुई है, जो प्रकारांतर से यूरोप को भारत से जोड़ने वाली है, जो हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे रक्त के कण कण में, हमारे नख में, नख से शिख तक, हमारे रोम रोम में जो फैली हुई भाषा, जो फैले हुए विचार, उन संपूर्ण विचारों का वहन करने वाली, उसकी वाहिका जो है हिंदी है। संस्कारों की वाहिका हिंदी है। अनेक प्रकार से हिंदी शब्द की व्याख्या विद्वानों ने किया है। किसी ने कहा हीन दो, जो हीनता का दमन करे, जो हमारे अंदर के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, हीन भावना का दमन करे, नष्ट करे, वो हिंदी है। हमारे स्वाभिमान को, हमारे अहंग को, हमारे निज को, हमारे स्व को, हमारे भीतर के मैं को उभार करके समाज के सामने जो प्रस्तुत करे, वो हिंदी है। हीनता का दमन करने वाली। किसी ने हिनस्ति तपसा पापान कहा, किसी ने हीन द कहा।
और किसी ने कहा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये भाषा सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है भाषा। आपको पता है कि हिंदुस्तान पर हमेशा हमले हुए, हजारों साल से इस देश पर विदेशी लुटेरों का, विदेशी हमलावरों का प्रकोप हुआ। इतनी बुरी तरह प्रकोप हुआ इस देश पर कि इतिहास गवाह है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर आया, 2020 चल रहा है। लगभग 2500 साल का इतिहास हिंदुस्तान का विदेशियों, आतताइयों, लुटेरों और हमलावरों का इतिहास रहा है। यह धरती कुचली गई है। हमारे संस्कार को, हमारी सोच को, हमारे विचार को बहुत ही बुरी तरह ब्रूटल मर्डर किया गया है, इसका दमन किया गया, इसको कुचला गया है। गुलामी थोड़े दिनों की होती तो बात बन जाती, लेकिन 2500 साल का जो हमारे भीतर एक दासता का, गुलामी का जो भरा हुआ है, वह हमें हमारी अपनी राष्ट्रीयता को, हमारे स्वाभिमान को, हमारी चेतना को, हमारे अहम को, हमारे निज को कभी उभरने नहीं देता। हिंदी ही एकमात्र एक ऐसी भाषा है जो हमारे स्व को, हमारे स्वाभिमान को विकसित करती है, प्रस्फुटित करती है। यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें थी कि हम नहीं मिटे। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान ये पुरानी संस्कृतियाँ विश्व की, इकबाल साहब उल्लेख करते हैं, यूनान चला गया, ग्रीक कल्चर, इजिप्ट कल्चर, मिस्र, रोमन कल्चर, रोम, इटली, मिस्र, यूनान ने अपनी सभ्यता को, अपनी पुरानी अतीत को, अपने खाती को, अपनी धरोहर को गंवा दिया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है कुछ यहाँ की माटी में, कुछ है, एक कशिश है, एक आकर्षण है कि हम जो आए यहाँ हमें मिल गए, वो मिट गए, हम नहीं मिलते। हमने अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को अभी भी जीवित रखा है। एक ऐसा आकर्षण जहाँ आए बगैर विश्व विजयी नहीं कहलाता था व्यक्ति। एक ऐसी धरती, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला माँ। एक ऐसी धरती जो पुष्पवती फलवती धरती, एक ऐसी उर्वरा माँ, उर्वरा धरती जिसको पाने के लिए, एक ऐसी धरती जो सोने की चिड़िया कहलाती थी। लुटेरों ने मनमाफिक लूटा इसे, हर तरह से लूटा, कायिक, वाचिक, मानसिक, हर तरह से, शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी। फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये संसार सदियों से हमारा दुश्मन रहा है, फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटी। क्यों? वो आकर्षण, वह सोच, वह लोच, वह सबको हजम करने की सामर्थ्य, सब कुछ हजम करके हम अपने को बनाए रखने की कुव्वत, कैपेसिटी, वो हमारे अंदर जो थी वह है। और इसी से मिलती जुलती हमारी जुबान भी है, हमारी हिंदी भी है। आपको बताते हुए हमें गर्व होगा कि शायद अंग्रेज़ी के बाद हिंदी दुनिया की एक ऐसी भाषा है जिसमें जितने शब्द आए, जितनी भाषाओं के, जितनी बोलियों के, जितने प्रांतों के, सब हजम हो गए। हिंदी की सुग्राहिता एक ऐसी है, हिंदी का लोच एक ऐसा है। टर्की, तुर्की शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, फ्रेंच शब्द, इटालियन शब्द, स्पेनिश शब्द,
लैटिन शब्द, ग्रीक शब्द, अमेरिकन शब्द, चाइनीज शब्द, रशियन शब्द, ये तो विदेशी भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों की, जहाँ एक ऐसा देश जहाँ 4 कोस पर पानी और कोस कोस पर बानी, 4-4 कदम पर जहाँ बोली बदलती हो और जहाँ 4-4 कोस पर पानी बदलता हो, ऐसी विविधता का देश। वेश से बदलाव, केश से बदलाव, खान पान रहन सहन से बदलाव, तहजीब संस्कार से बदलाव, भाषा भूषा से बदलाव। और हिंदुस्तान के इस देश की सभी भाषाओं का, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, असमी, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, हरियाणवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, बंगला, सभी भाषाओं का मिक्सअप, डोगरी, इन बोलियों और उपबोलियों का मिश्रण हजम करके बैठी हुई उसकी सुग्राहिता को धन्यवाद करिए, वो है हिंदी। हिंदी ने अपना तेवर, अपनी तवारीख नहीं बदलने दी सारी भाषाओं। जैसे जिम सरिता सागर पह जाए, जैसे नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, ठीक वैसे ही ये स्थिति है इस देश में। हमारी हिंदी की सुग्राहिता, उसका लोच, उसका तारत्व, पिच जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रहणशीलता, ग्राहकता और हजम शक्ति, हजमा शक्ति। दुनिया के किसी भी वैश्विक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो जितनी सुग्राही है वो उतनी ही विशाल है, महान है। और आज आपको बताते हुए मुझे ये गर्व का अनुभव हो रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के, सिंधु नदी के किनारे की उपजी हुई उस सभ्यता, उस संस्कृति से निकली हुई हिंदी आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, विश्व के लगभग 150 देशों में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। और संख्या बल के हिसाब से आंकड़े लोग अपना अपना भले लगावें, लेकिन संख्या बल के हिसाब से हिंदी अंग्रेजी और चीनी के बिल्कुल समकक्ष खड़ी मिलती है। हिंदी का व्याकरण देखिए कितना वैज्ञानिक है, हमारी लिपि कितनी वैज्ञानिक है। अंग्रेजी में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। हमारे यहाँ अ आ इ ई ओ ए ऐ ओ औ अं अ। हमारे व्यंजन में स्वर मिले हुए हैं। क लिखेंगे तो आप नहीं लिख सकते। अंग्रेजी में क लिख कर देखिए, के प्लस ए मीन्स स्वर, के मीन्स व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों मिला हुआ है तब का बनता है। ये वर्ण है हमारा, ये अक्षर है हमारा। ख, के एच ए स्वर है। अलग करके देखिए ख को, ख के नीचे ह लगाएंगे, ह्रस्व उच्चारण संभव नहीं है। ख आ लगाना पड़ेगा। ग जी एच ए, घ जी एच, जी डबल एच ए, च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, ज जे ए। अंग्रेजी में जहाँ स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग करके जोड़े जाते हैं, इसीलिए उच्चारण में भेद मिलता है। अंग्रेजी में लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। हमारे यहाँ जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ स्वर और व्यंजनों का इतना योग है, इतनी यौगिकता है, इतनी समावेशी क्षमता है हमारे हिंदी की। ये हमारी वैज्ञानिकता। हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 52 अक्षरों की वर्णमाला है।
हम उसकी पूजा करते हैं। भगवती का नाम वर्णमालिन है, 52 अक्षरों की भगवती का नाम वर्णमालिन है। हम उसकी पूजा करते हैं वर्णमाला की। हमारी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, वाग देवी, वरदा शारदा माँ सरस्वती। हम कलम की, हम उस सरस्वती की उपासना करते हैं। इस तरह से हिंदी एक अनिवार्यता है। वो अनिवार्यता हमारे संस्कारों से, हमारे रक्त से, हमारे पूर्वजों की धरोहर से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि किसी देश को गुलाम करना हो, वहाँ की भाषा को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को, और ख़ास तौर से वहाँ की भाषा को छीन लो। अंग्रेज़ों ने कोशिश की, अंग्रेजी आरोपित किया। आज़ाद भारत में भी अंग्रेजी परस्त लोगों ने हिंदी को दबाने का षड्यंत्र किया। संविधान में संशोधन के बावजूद हिंदी को वह दर्जा नहीं जो संविधान द्वारा प्राप्त है। चाहे वो राष्ट्रभाषा समिति वर्धा की रिपोर्ट रही हो, चाहे वो सावरकर बंधुओं की रिपोर्ट रही हो, चाहे आचार्य नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट रही हो, चाहे गांधी जी का दृढ़ व्रत रहा हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद हिंदी राजनीति का शिकार हुई है, आज भी है। दक्षिण भारत को लोग आज भी हिंदी को हजम नहीं कर पाते, गले के नीचे नहीं उतार पाते। हमें याद है ये वाक़या 1980 के राउंड अबाउट का है। एक आंदोलन चला था हिंदी हटाओ का साउथ इंडिया में, अंग्रेजी लाओ का। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसमें शोध कर रहा था। तमाम नौजवान साइंडाई हुई, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, गाड़ियाँ फूकी गई, बंदी की गई, लाठी डंडे खाया लोगों ने, जेल की यातनाएं सही। अंग्रेजी परस्त लोगों ने हिंदी का बहिष्कार की एक भयानक साजिश रची थी 1980 के दशक। दिक्कत यहाँ आती है कि अंग्रेज जिस मुकाम पर हमें छोड़ के चले गए, अर्धनारीश्वर बनाकर, आधा गोरा आधा काला, आधा हिंदुस्तानी आधा अंग्रेजी। एक प्रगतिशील ज़माने की एक कविता है, तरुवर से एक तिरिया उतरी, पहेली में प्रहेलिका है कविता की, कविता में एक प्रहेलिका है। तरुवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसके नाम जो पूछा, वेबल नाम बताया। वेबल प्लान आई थी अंग्रेजों में, एक जनरल वेबल थे, उन्होंने एक प्लान दी थी, एक योजना दी थी भाषा को लेकर, संविधान को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, देश के संचालन की के समूचे को, ओवरऑल को लेकर वेबल प्लान आई थी। उसी पर एक व्यंग्य है, तरुवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसके नाम जो पूछा, वेबल नाम बताया। वेबल नाम बताया यारो बड़ी अजूबी नार, आधी गोरी आधी काली दिल्ली की सरकार। ये दिल्ली की सरकार आधी गोरी है आधा काला है। इसका मतलब हम न पूरे तौर पर हिंदुस्तानी हो पाए, न पूरे तौर पर हमने अंग्रेजी अपनाई। इसी अर्धनारीश्वरी स्वभाव में आज तक दुविधाग्रस्त और संशयग्रस्त हिंदी को रखा गया है। लेकिन सज्जनों, मैं आपको बड़े गर्व के साथ और बड़े विश्वास और भरोसे के साथ, दम्भ के साथ कहना चाहूँगा कि राज्याश्रय में पलने वाली कोई भी भाषा, कोई भी जाति, कोई भी सभ्यता,
कोई भी समूह, कोई भी सोच, कोई भी समुदाय जो राज्याश्रय में पलता है वो टिकाऊ नहीं होता और हमेशा राज्य सत्ता के खिलाफ, सुविधाजीवियों के खिलाफ, खुरदुरे में खुद से उगी हुई, अपने बूते खड़ी हुई, अपने घुटनों पे चलने वाली और स्वतः स्फूर्त जो भाषा विकसित हुई है, समानांतर रूप से उस राज सत्ता राज्याश्रयी भाषा के समानांतर जो विकसित हुई भाषा है उसी का भविष्य रहा है और वही विकसित हुई है। ठीक यही चीज़, यही बात हमारे हिंदी को लागू होती है। मुझे इस बात पर बड़ी संतुष्टि है कि हिंदी कभी राज्याश्रय की भाषा नहीं रही। अगर वो किसी राज्याश्रय में रही होती तो निश्चित तौर पर हिंदी आज जहाँ हिंदी है, जिस मुकाम पर हिंदी न होती, आज वो कब की किताबी बन चुकी होती, कीड़े मकोड़े उसमें लग गए होते पृष्ठों में और बुकिश होकर संस्कृत की तरह से पठन पाठन की वस्तु या पूजा पाठ की भाषा बन के रह गई होती। जीवंतता तो ज़माने में है, समाज में है, गरीबी में है, गांव में है, गांव की बोलियों से जुड़ी हुई, गांव की माटी से सनी हुई, गांव की माटी की महक से रसाप्लावित पूरी तरह से ओतप्रोत जो भाषा है वो कभी नहीं मरती। व्याकरण भाषा को मारता है, व्याकरण भाषा को बांधता है, व्याकरण आवश्यक भी है, लेकिन कुछ मुकाम पर व्याकरण भाषा के लिए अभिशाप भी होता है। हिंदी ने व्याकरण को ग्रहण करके अपने को सुडौल, स्वस्थ और परिनिष्ठित बनाकर अपनी रीढ़ की हड्डी, व्याकरण रूपी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके स्वावलंबी बन करके फिर भी हिंदी जीवंत है, इसलिए कि लोक भाषा है, जन भाषा है, लोगों और जनता के बीच से उभरी हुई निकली हुई भाषा है। हिंदी के शब्द भंडार आप देख लें, डायरी उठाकर, डिक्शनरी उठाकर, भाषा साम्राज्य हमारा जो है वो गांव की भाषा, गांव की बोली का है। वो किसी किताब की भाषा नहीं है, किसी राज्याश्रय की भाषा नहीं है, राजसत्ता की भाषा नहीं है। याद करिए रीतिकाल का वह दौर जिसमें हिंदी को राज्याश्रय में पलना पड़ा था। व्याकरण की दृष्टि से, सामासिकता की दृष्टि से, क्लिष्टता की दृष्टि से, विद्वानों के विचार विमर्श की दृष्टि से तो उस दौर रहा होगा, लेकिन उसकी जनतांत्रिक दृष्टि रीतिकाल में बाधित हुई है। इसलिए मैं पुनः मिलूंगा आपसे इन शब्दों के साथ कि लोक भाषा, जन भाषा, गाँव से, बोलियों से, लोगों की सोच से, उनके सरोकारों से, उनकी रुचि से, प्रवृत्ति से, उनके स्वभाव से, उनके रक्त से, उनके संस्कार से, उनके विचारों की सुगंध से जुड़ी हुई भाषा जो होती है वही जीवंत होती है, वो हिंदी है। और यही वजह है कि हिंदी हमारे लिए अनिवार्य नहीं, अपरिहार्य है। हम उसके बगैर जी नहीं सकते। हिंदी को माइनस कर दीजिए, हम पुनः गुलामी के दौर में चले जाएंगे। बड़ी कोशिशें हो रही है राज्य सत्ता की तरफ से। इतिहास गवाह है 1947 से 2010 तक जितने उसको पीछे करने और दलन करने, उसको हटाने की कोशिशें हुई हैं, फिर भी हिंदी है वो स्वतः स्फूर्त है, वो खुद से उगी है, खुद से खड़ी हुई है। कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता। वो गमले में सजा हुआ गुलाब का फूल नहीं है जो मुरझा जाए। वो धरती की छाती को चीर करके निकली हुई विचारों और भावनाओं, संस्कारों, रुचियों, प्रवृत्तियों और स्वभावों की से उपजी हुई एक स्वतः स्फूर्त भाषा है जो हमारी आवश्यकता है, हमारी अपरिहार्यता है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। धन्यवाद।